हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मैं इस चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 के बारे में, जो बीएनएस का है। जो चैप्टर 5 बात करता है महिला और बालक के विरुद्ध अपराध। यानी कि आईपीसी में जितने भी अपराध थे महिला के विरुद्ध, बालक के विरुद्ध, वो अलग अलग थे। जैसे धारा 314 है, धारा 317 है, ठीक है, धारा 318 है, धारा 312 है। ये सब किसके? बालक के विरुद्ध अपराध थे। और उसी तरह देखें 354 है, उसके 376 है। ये सब अलग अलग जगह दिए हुए थे। अब इसको क्या कर दिया गया है, एक ही जगह पे यहाँ पे कर दिया गया चैप्टर 5 में, जो आपका सेक्शन नंबर 63 से लेकर 99 तक में दिया गया है। अब इसमें से हम एक पार्ट कवर करने वाले हैं, जो है आपका लैंगिक अपराध के विषय में, यानी कि सेक्सुअल ऑफेंस जो होते हैं महिलाओं के विरुद्ध, यानी जिसको आप बलात्कार या बलात्संग या फिर रेप के शब्द बोलते हो, उसी चीज़ को यहाँ पे पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि किसमें कितनी सज़ा मिलने वाली है और इसका नेचर यहाँ पे क्यों है, इसको पहले क्यों लाया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अब देखिए ये आपका चैप्टर 5, ठीक है, जो हम 63 से लेकर 73 तक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि 11 सेक्शन है, टोटल 11 सेक्शन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जब पार्लियामेंट में अमित शाह चर्चा कर रहे थे इस पे, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ये काफ़ी गंभीर अपराध है और महिलाओं के विरुद्ध अपराध है, इसको हम सबसे पहले लेके आते हैं। और जो हमारा आईपीसी था उसमें क्या करता था, बाद में लेके आता था। ये 376 लाया। उसके बाद उसमें कई अमेंडमेंट्स हुए। जैसे आप देखोगे 376 का ए जुड़ा, ए बी जुड़ा, 376 ए डी बी जुड़ा, 376 डी जुड़ा, यानी कई तरह 2013 के अमेंडमेंट से जुड़े। 2018 का अमेंडमेंट आया, उसमें उन सभी को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, एक के बाद एक यहाँ पे अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, अब इस उपबंध को लाने का उद्देश्य क्या रहता है। जैसे यहाँ पे रेप होता है तो उसमें यहाँ पे रेप के लिए पनिशमेंट तो जरूरी है। अब यहाँ पे जो देखिए, जो रेप होता है, ठीक है, जिसे मान लीजिए जो संभोग के हिंदी में बोले, अब ये एजुकेशनल पर्पज़ की ओर के लिए है, ठीक है, अन्यथा नहीं लें। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि संभोग प्रवृत्ति होती है, ये इनका जो नेचर होता है वो किस लिए होता है, विवाह की पवित्रता को बचाए रखने के लिए। ताकि जैसे अब एक, जैसे ए है, इनका ए लेडी है और बी एक क्या है, ये जेंट्स है। इनसे क्या होती है, जब विवाह होता है तो इसकी जो पति है, पति की एकाधिपत्य बनाए रखने के लिए आवश्यक माना गया। क्यों? और ये चीज़ एक ज़रूरी भी है। जो भी संभोग प्रवृत्ति है ये क्या है, एक ज़रूरी है, प्राकृतिक है, क्रिया है ये। परंतु इसका अभिप्राय ये कदापि नहीं है कि यहाँ पे कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ ऐसा करता है। अगर ऐसा करता है तो यहाँ पर सिर्फ पशु और यहाँ पर मनुष्य, इन दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता, ठीक है। तो यहाँ पे जो बलात्संग है, इसको कहते कब हैं ये बलात्संग, यहाँ पे ये बलात्संग तब कहलाएगा जब मान लीजिए कोई पुरुष है, ठीक है, अपनी पत्नी से अन्यथा किसी स्त्री के साथ क्या करता है, इंटरकोर्स करता है, तो वहाँ पे उसको विधिक भाषा में इसको बलात्संग बोला जाता है। जब आप देखोगे आईपीसी, तो आईपीसी की जो सेक्शन 375 है और 376, इसमें बताया गया था। 375 में इसकी पूरी डिटेल बताई, जब ये जो रेप है, ये बलात्संग है, ये कब कहलाएगा, ठीक है, किस तरीके से जब होता है तो इसको बलात्संग कहा जाता है, ये बताता था। 376 से था। उसी प्रकार से अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो हमारा बीएनएस है, तो बीएनएस में कहाँ पे आ गया है, ये 63 और 64 में आ गया। जो हमारा 375 लगता था, अब पहले धारा 376 लगती थी, अब कौन सी धारा लगेगी, धारा 64 आप पे लगेगी, अगर आपने क्या किया, किसी का रेप किया, किसी का बलात्संग किया। तो ये तो हो गई आपकी थोड़ी सी नॉलेज। अब यहाँ पे दो केस डिस्कस करते हैं। पहले प्रोविज़न तो हम डिस्कस करेंगे ही। तो केस क्या था, स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम ओम प्रकाश, ये 2002 का मामला है। ये सुप्रीम कोर्ट जब मामला सुना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो बलात्कार का मामला होता है, ठीक है, जो बलात्कार के मामले हैं, बलात्संग के मामले, रेप के मामले हैं, ये क्या है, एक मानवता के विरुद्ध अपराध है। क्यों भाई, ये तो एक तो पहली चीज़ तो ये मानवता के विरुद्ध अपराध है, दूसरा ये समाज के विरुद्ध, यानी स्टेट के अगेंस्ट ये ऑफेंस है। यानी कि जो भी यहाँ पे ऑफेंस होते हैं वो तो स्टेट के अगेंस्ट रहता ही रहता है। आप देखो किसी भी क्रिमिनल मामले में वहाँ पे स्टेट यहाँ पे शामिल रहता है, एक पार्टी स्टेट रहती ही रहती है, ठीक है। तो ये तो एक अलग ही मुद्दा हो गया। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये क्या है, एक मानवता के विरुद्ध अपराध है। किसी के बॉडी के साथ, किसी के शरीर के साथ खिलवाड़ करना, ये तो किसी भी तरीके से सही नहीं है, ठीक है। अब चाहे महिला हो चाहे पुरुष,
दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या बोला गया था कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मामले आते हैं न्यायालय के अंदर, कोर्ट के पास, तो उसमें क्या करनी चाहिए, सख्ती बरतनी चाहिए, ना कि उस पर उदारता बरतनी चाहिए। कोई दया दिखाने की ज़रूरत इसमें नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला है। किसी भी महिला की इज्जत का सवाल रहता है, ठीक है। किसी की महिला के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करना ये बहुत ही ज़्यादा मानवता के विरुद्ध बिल्कुल शर्मनाक बात ये है, ठीक है। ये बोला गया था स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम ओम प्रकाश 2002 के मामले में। दूसरी जो केस है आपका स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राकेश कुमार। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राकेश कुमार 2009 का ये मामला था। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम चीज़ बोली थी कि ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर मामला है, गंभीर अपराध होते हैं जिसमें अगर दोषियों को जब सज़ा दी जाए ना, तो उसमें कमी करने की नहीं सोचनी चाहिए, उनसे अधिकतम सज़ा देनी चाहिए। और ये तो मेरा भी मानना है। देखिए, अगर कोई भी ऐसा अगर अटेम्प्ट भी करता है या प्रयास भी करता है ऐसे करने का, उसको तो सीधा फांसी पे चढ़ा दो, ठीक है भाई। ये तो मेरा ओपिनियन है। यहाँ पे जो ये पूरा प्रोसीजर के साथ चलता है, कानून के साथ चलता है, तो यहाँ पे ऐसा तो होता नहीं। फांसी इसमें तो ज़्यादातर होती ही नहीं है, क्योंकि आपके बचने के रास्ते इतने बता दिए गए हैं ना कि अगर एक कोर्ट से यहाँ पे अगर आप फांसी की सज़ा सुना भी देंगे तो आप अपील पे जाओगे, वहाँ से खारिज हुई तो उसके ऊपर आप अपील पे जाओगे, उसके अगर वहाँ से भी खारिज हुई तो आप कहाँ जाओगे, यहाँ पर राष्ट्रपति के पास जा सकते। मतलब इतना टाइम बीत जाता है इन सभी में, ये तो फांसी की बात ही नहीं, उसको आजीवन कारावास यहाँ पे दिया जा सकता है, अधिकतम देते हैं। लेकिन यहाँ पे फांसी की सज़ा बहुत ही कम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कुछ होते हैं, जिसमें आप देखो निर्भया कांड हुआ था, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर क्रूरता भरा मामला था, उसमें दिया गया था, ठीक है। ये है आपका। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पर बेयर एक्ट से। बेयर एक्ट में देखें तो यहाँ पे 375 जो आपका था, जो रेप के बारे में बताता था, 4 पॉइंट्स इसमें बताए गए थे कि रेप किन कंडीशन में कहा जाएगा कि ये रेप किसी के द्वारा रेप किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में देखना तो आप हिंदी में जाके देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपके पास बैरक्ट होगी। अगर पहले वाली भी बैरक्ट है तो सेम चीज़ वहाँ पे जो लिखी हुई थी 375 में, वही यहाँ के 363 में कर दिया गया है। अ मैन इज सेड टू कमिट रेप। अब सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि अ मैन, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई वोमेन जाके क्या कर दे, किसी मैन का रेप कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कानून मानता है, सिर्फ इतना मानता है कि अगर कोई पुरुष है वही रेप कर सकता है किसी भी स्त्री का। अब यहाँ पे क्या करता है, कोई मैन है, कोई पुरुष है, वो क्या करता है, ये रेप कब करता है, ये कब कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ पहला कंडीशन कि पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट, यानी किसी भी विस्तार तक, किसी भी एक्सटेंट तक, कहाँ पर क्या करता है, वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा, अनस, ये 4 चीज़ें बताई गई, ठीक है, वोमेन की, जो वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा, अनस। यहाँ पे अगर क्या किया जाता है, अगर अपना पेनिस पेनिट्रेट करता है तो वहाँ पे क्या माना जाएगा, कुछ मैन ने क्या किया, पुरुष ने क्या किया, रेप किया। दूसरा चीज़ यहाँ पे एक और आती है कि इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे पेनिस के अलावा, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया, कोई थिंग्स उसके वजाइना और यूरेथ्रा अनस में डाल दिया जाता है, या फिर पार्ट ऑफ बॉडी, अगर जैसे उंगली डाल दिया जाए, ठीक है, पैर की उंगली डाल दी जाए, ये सब क्या है, ये यहाँ पे बी नंबर के पॉइंट में आता है, और इसको बोला जाता है डिजिटल रेप। आपने सुना होगा एक टर्म आती है डिजिटल रेप की, तो डिजिटल रेप ना यही है आपका बी नंबर का पॉइंट। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया जा रहा है वजाइना, यूरेथ्रा या एनस में, तो उसको क्या बोला जाता है, वो डिजिटल रेप बोला जाता है। लेकिन ये कब बोला जाएगा, जब यहाँ पे एक्सेप्ट पेनिस, यानी पेनिस के अलावा कोई बॉडी, आप बॉडी का पार्ट है वो इंसर्ट करते हो, या फिर कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हो, वो तब कहलाता है आपका ये डिजिटल रेप कहलाता है। उसके बाद आता है सी नंबर का पॉइंट, इसमें क्या कहता है, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ वोमेन, यानी वोमेन के कोई बॉडी को क्या करो, मैनिपुलेट कर दो, ताकि उसके साथ आप क्या कर सको, पेनिट्रेट कर सको, ठीक है। ये सी नंबर का हो गया। डी नंबर कहता है कि अप्लाई हिज माउथ टू द वजाइना। यहाँ पे अगर आप जो कोई मैन है, ठीक है, वो अगर अपना माउथ, अपना मुंह
उस वोमेन के इन 3 चीज़ों में से क्या करता है, वो लगाता है, अप्लाई करता है, वहाँ पे रखता है, या फिर किसी अन्य के साथ वो करने के लिए ऐसा कहता है या खुद करवाता है, तो ये कहलाता है कि उस पुरुष ने क्या किया है, यहाँ पे एक प्रकार से रेप किया है। ये तो बात हो गई आपकी रेप किन कंडीशन में कहलाएगा कि ये रेप हुआ है। अब यहाँ पे कुछ परिस्थितियाँ बताई गई हैं, ठीक है। परिस्थितियाँ क्या बताई गई हैं कि अगर इन 7 भांतियों में से 7 प्रकार की जो परिस्थितियाँ बताई गई, इसके अधीन अगर किया जाए तो तभी रेप कहलाएगा। ऊपर तो मीनिंग बता दिया कि ये कैसे होगा, मैनर बताया है। अब किन कंडीशन में हो अगर करता है तो रेप कहलाएगा, ये अब 7 कंडीशन देखिए। पहला कहता है महिला की इच्छा के विरुद्ध, यानी उसकी इच्छा नहीं थी फिर भी आपने ऐसा काम किया। ऐसा कौन सा काम किया है, जो ऊपर हमने ABCD पढ़े, ठीक है, 4 पॉइंट्स हमने जो पढ़े, वो किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध करता है, उसकी कोई भी इच्छा नहीं थी। दूसरी चीज़ कहता है कि महिला की सहमति भी नहीं, यानी कि महिला की इसमें सहमति ही नहीं थी। तीसरा कहता है कि अगर यहाँ पे मृत्यु उपपत्ति की भय में डाल के सहमति प्राप्त की हुई, यानी कि अगर आपने उस स्त्री की कंसेंट प्राप्त कर ली, सहमति प्राप्त भी कर ली है, लेकिन आपने क्या किया है, उसको मृत्यु या फिर किसी उपहति यानी कि उस मारने पीटने के भय में डालकर आपने क्या किया है, उससे कंसेंट प्राप्त किया है। अगर कंसेंट प्राप्त करते हुए अगर आप उसका पेनिट्रेशन वगैरह कुछ भी करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये रेप कहलाएगा। उसके बाद 4th पॉइंट यहाँ पे आता है, कहता है जब महिला ने सहमति इस कारण दी हो कि विश्वास करती है कि उसका पति है, विधिपूर्वक विवाहित होने का विश्वास करती है। अब इस कंडीशन को कैसे मानी, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे आजकल लिव इन रिलेशनशिप चलते हैं, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है, एक दूसरे पे कुछ कागजी कार्रवाई थोड़ा बहुत करके उसमें जैसे एफिडेविट बनवा ली, एफिडेविट बनवा के उसमें लिखवा लिए कि हाँ हम इससे विवाह करेंगे, ठीक है। अब लड़की भी हाँ चलो ठीक है, हाँ अब यहाँ पे लिख तो गया, ये मान लो पढ़ी लिखी नहीं है, उसने उसके दस्तखत ले ली, अंगूठे लगवा लिए। अब उसको ये पता है कि इतना विश्वास करते हैं कि चलो हाँ ये हमारी शादी हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पे कागज़ पे आ गया है, ये सब कुछ हो गया है, कोर्ट मैरिज भी होती है आजकल, देखते होंगे। तो वहाँ पे अगर उस लड़की में इस विश्वास के कारण को विधिपूर्वक विवाहित है और फिर उसको क्या करती है, सहमति देती है कि आप मेरे साथ फिजिकल हो सकते हो, तो फिर अगर यहाँ पे बाद में वो मना कर देता है शादी से, ठीक है, कि हमारी तो शादी ही नहीं हुई थी या फिर जो भी है, तो क्या कर सकती है जो महिला है वो यहाँ पे रेप का चार्ज इस पे लगवा सकती है। उसके बाद यहाँ पे है कि अगर जो महिला है जिसके साथ जो पीड़ित है, ठीक है, जो पीड़िता है अगर वो चित्त विकृत है, यानी कि पागल टाइप की थी, वो सहमति देने के लिए सक्षम ही नहीं थी, या फिर मत्तता के कारण दी गई, यानी कि उसको खूब नशे में कर दिया गया है, यानी आपने खूब उसको शराब मिलाई या फिर ड्रग्स दिया, जो भी दिया, अब वो नशे में है, बिल्कुल मत्तता में है, या फिर वो बिल्कुल पागल है, इसको कोई होश ठिकाने नहीं रहता, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उसका कुछ भी परिणाम उसको नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी वो रेप की कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है जब महिला 18 वर्ष से कम आयु की हो या सम्मति के बिना किया जाए, यानी कि जब 18 वर्ष से कम आयु की है, कोई पीड़िता है जिसके साथ रेप हुआ है, वो कितने साल से, 18 साल से कम की है, तो उसकी जो सहमति अगर उसने दी भी है तब भी उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी, और सहमति नहीं दी है तब तो रेप तो माना ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो 18 वर्ष से कम की है पीड़िता और उसके साथ अगर रेप हुआ है तो वहाँ पे उसकी सहमति थी या नहीं थी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे बात समझ में, ये तो बात हो गई। उसके बाद 7वां नंबर आता है कि महिला सम्मति संसूचित करने में असमर्थ थी, यानी कि कुछ इस कंडीशन में होते हैं, जैसे आप अरुणा शानबाग का केस सुना होगा। अरुणा शानबाग के केस में क्या होता है कि वो बिस्तर पे लेटी रहती है, बीमार रहती है, वहाँ पे क्या करता है, वहाँ के जो वार्ड बॉय रहता है उसके साथ क्या करता है, रेप करता है, उसको गले में चैन बांधता है, इतनी तेज़ से बांधता है, इतनी तेज़ से कड़ा करके बांधता है कि उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती उसके माइंड में, यहाँ पे दिमाग पर तक, तो उसको क्या हो जाती है, कोमा में चली जाती है। तो ये उसका एक मामला है कि अगर संसूचित करने में असमर्थ है, ठीक है, नहीं बोल पा रही है या फिर डम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में भी रेप माना जाएगा। अब यहाँ पे 2 सेक्शन है, ठीक है, 2 सेक्शन किसके, आपके इंडियन एविडेंस एक्ट, जो आपका अब क्या कहलाता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी BSA।
तो इंडियन एविडेंस एक्ट में एक सेक्शन थी 53A, आपने देखा होगा, और इसमें अभी BSA में ये कहाँ पे आ गई है, ये आ चुकी है आपकी सेक्शन 48 में। अभी दोनों सेक्शन सेम ही है, सेक्शन में कोई चेंजेस नहीं है। अब इन सेक्शन का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर कोई रेप का मामला है कि ठीक है, बलात्संग का मामला आता है, तो और वहाँ पे अगर इस प्रश्न का यहाँ पे विवाद उत्पन्न होता है कि सहमति थी, ठीक है, या फिर ये यहाँ पे अगर अक्यूज्ड के द्वारा यहाँ पे ये बचाव लिया जाता है कि इसका तो काम ही यही है, ठीक है, ये तो वेश्या है, ये इसका काम ही यही है, यही धंधा ही करती है, ठीक है, पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में, तो यहाँ पे जो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 53A है या फिर BSA 48 है, वो क्या कहता है कि ऐसा जो अगर आप साक्ष्य देते भी हैं कि अगर उसने पहले से ये सब के साथ ऐसा करती है, ठीक है, पूर्व लैंगिक अनुभव है इसका, ठीक है ना, प्रीवियस सेक्सुअल इसका एक्सपीरियंस रहता है, यहाँ पे इस तरह के कोई भी साक्ष्य सुसंगत नहीं होंगे उसकी सहमति से संबंधित। अगर वो लेडी मना कर रही कि आपने ऐसा किया है तो आपने किया होगा भाई साहब, ठीक है, इसलिए बच के रहिए, क्योंकि कंसेंट का कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे पुराने वाले लॉ में भी वही चीज़ है और जो नया लॉ आया है BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वहाँ भी यही कहता है कि सहमति के बारे में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है या फिर प्रीवियस लैंगिक अनुभव के बारे में बात की जाती है, तो यहाँ पर उसका जो साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा वो रिलेवेंट नहीं माना जाएगा, कोई सुसंगत नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से अब एक सेक्शन और है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का 146, ठीक है, और BSA में ये कहाँ पे आ गया है, ये आ गई है 149 में। तो जो 146 का एक प्रोविजो है, वही प्रोविजो यहाँ पर भी है 149 BSA में। वो प्रोविजो क्या कहती है कि जो आप क्रॉस करेंगे यानी कि प्रति परीक्षण करेंगे, तो उस प्रति परीक्षण में जो साधारण व्यभिचार है उस महिला के कि कैसे हैं, ठीक है, वो सबके साथ ऐसा करती है कि नहीं करती है, उसकी सहमति थी या नहीं थी, या फिर पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी प्रश्न अनुज्ञेय नहीं होगा, ऐसा लिखा हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 146 के प्रोविजो में। और साथ ही साथ अगर आप BSA नया लॉ देखना चाहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो उसमें 149 के प्रोविजो में ये चीज़ लिखा हुआ है कि ऐसे किसी भी प्रकार के प्रश्न उसमें नहीं पूछे जा सकते क्रॉस में, यानी जब जिरह की जाती है। तो ये हो गया आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिलेटेड कुछ प्रावधान। अब यहाँ पे एक चीज़ और इस पर स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण क्या कहता है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए धारा 63 या फिर IPC की बात करें तो 375, उसमें भी यही चीज़ लिखा है कि अगर जो वेजाइना है उसके अंतर्गत बृहद भगोष्ठ यानी कि लैबिया मेजोरा भी आता है, यानी कि बाहरी भाग भी आता है, वहाँ तक कि भी आपने अगर टच कर लिया, अपने पेनिट्रेशन के लिए टच किया, पेनिट्रेट किया, तो भी आपको इस धारा के तहत यहाँ पे दंडनीय माना जाएगा कि आपने उसके साथ रेप किया है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और आती है, स्पष्टीकरण नंबर 2 कहता है कि सहमति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है, यानी कि सहमति का मतलब कि उसने स्वेच्छा से सहमति दी, ना तो किसी डर के कारण ना किसी भय के कारण, ठीक है ना। अब सहमति कैसी भी हो सकती है, महिला जो है शब्दों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, किसी मौखिक या अमौखिक सूचना द्वारा लैंगिक क्रिया में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है, तो ठीक है, वो सहमति है, ठीक है। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में अभी मैंने बताया, यहाँ पे तो बताया है कि सहमति चलो ठीक है, सहमति अगर स्वेच्छा से थी तो फिर यहाँ पे कोई भी रेप यहाँ पे ऑफेंस क्रिएट नहीं होता है। लेकिन यदि मान लीजिए उसने मना कर दिया कि मेरी कोई स्वेच्छा सहमति नहीं थी, इसने ज़बरदस्ती किया था, तो आपको यहाँ पे साबित करना पड़ेगा भैया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बच के रहिए। तो यहाँ पे परंतु यहाँ पे क्या लिखा है, यदि ऐसी महिला प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती, यानी कि अगर जो महिला के साथ आप पेनिट्रेट कर रहे हो, ठीक है, उसकी इच्छा नहीं थी, आप जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ठीक है, वहाँ पे क्या है, जो गर्लफ्रेंड है आपकी उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी आप क्या करते हो, उसके साथ ऐसा लैंगिक अपराध करते हो, सेक्सुअल ऑफेंस करते हो, इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हो, उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी वो विरोध नहीं करती है, ठीक है। लेकिन इस कारण से कि वो विरोध नहीं किया उसने, ये तथ्य नहीं, ये नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलाप की सहमति प्रदान कर दी है। भाई साहब यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं कि अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो, ठीक है, अगर उसकी इच्छा नहीं है ना तो वो सहमति दे भी, यहाँ पे ये नहीं माना जाएगा कि उसने सहमति दी है। ये इसका प्रोविजो कहता है, परंतु कहता है कि अगर उसकी इच्छा नहीं है और वो विरोध भी नहीं कर रही है और आप उसके साथ पेनिट्रेशन भी कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे लैंगिक ऑफेंस भी हो रहा है, कृत्य भी हो रहा है,
फिर भी आपको यहाँ पे माना जाएगा, समझा जाएगा कि उसने कोई भी सहमति प्रदान नहीं की थी, आपने क्या किया था, ज़बरदस्ती किया था उसके फोर्सफुली। यहाँ पे बलात्कार का मतलब ही होता है कि आपने फोर्सफुली क्या किया, पेनिट्रेट किया है उसके साथ। ये तो बात हो गई स्पष्टीकरण की रेप के बारे में। अब कब रेप नहीं समझा जाए, कब बलात्कार नहीं माना जाएगा, इसके लिए दो अपवाद हैं। पहला अपवाद कहता है किसी चिकित्सीय प्रक्रिया या अंतः प्रवेश बलात्कार गठित नहीं करता है, यानी कि जो अगर मेडिकल हो रहा है आप किसी इस पीड़िता का, ठीक है, अब पीड़िता के लिए क्या किया जाता है, अब यहाँ पे उसका अगर किसी के साथ अगर वो कहती है कि उसके साथ रेप हुआ है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। तो उस जो मेडिकल टेस्ट किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, तो वो अगर यहाँ पे उसके प्राइवेट पार्ट को टच करता है या फिर कुछ करता है, तो वहाँ पर ये नहीं माना जाएगा कि उसने रेप किया है। भाई ऊपर हमने पढ़ा था ना, सेकंड नंबर क्या पढ़ा था, बी नंबर, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हो या फिर बॉडी का पार्ट इंसर्ट करते हो, जैसे यहाँ पे क्या होता था कि ये जो एक केस है लीलू उर्फ राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 का मामला था। इसमें क्या होता था, पहले अगर एक 2 फिंगर टेस्ट चलता था, ठीक है, 2 फिंगर टेस्ट, जो रेप अगर किसी के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए 2 फिंगर टेस्ट एक चलता था, जिसको असंवैधानिक घोषित कर दिया इस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसमें होता क्या था 2 फिंगर टेस्ट में, 2 फिंगर टेस्ट में क्या होता था कि जो डॉक्टर होते थे मेडिकल, जब इनका किया जाता था, तो जो कोई स्त्री है, ठीक है, अब यहाँ पे स्त्री का क्या किया जाता था, जो प्राइवेट पार्ट होता था, ठीक है, जो उसकी वजाइना वगैरह होती थी, वहाँ पे क्या किया था, 2 फिंगर को यहाँ पे इंसर्ट किया जाता था, 2 फिंगर को इंसर्ट किया जाता था। अगर वहाँ पे चला जाता था पूरा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या माना जाता था कि इसके साथ बलात्कार हुआ है। अगर नहीं जाता था 2 फिंगर, यहाँ पे क्या माना जाता था, बलात्कार नहीं हुआ है। तो ये जो था, ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं इसको, कि ऐसा बहुत ज़्यादा गंदा काम था ये, ठीक है, इससे कोई पता तो चलता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसको असंवैधानिक कर दिया, बोल दिया कि ये टेस्ट कभी नहीं होगा, असंवैधानिक घोषित कर दिया, संविधान के खिलाफ ही ये 2 फिंगर टेस्ट, ठीक है, वाहियात ये टेस्ट है। तो यहाँ पे इसमें क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया इस केस के माध्यम से। दूसरा अब बात कहता है किसी पुरुष का अपनी स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य आदि, पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की ना हो तो बलात्कार नहीं है। अब यहाँ पे जब आप देखोगे आईपीसी के 375 देखोगे, 375 का एक्सेप्शन नंबर 2 यानी अपवाद नंबर 2, यहाँ पे क्या था, ये 18 वर्ष लिखा है या इसकी जगह पे 15 वर्ष लिखा हुआ था, और कोई चेंजेस इसमें नहीं हुए हैं। उसमें क्या लिखा हुआ था कि अगर कोई 15 वर्ष से कम आयु की कोई अपनी पत्नी के साथ अगर मैथुन करता है, इंटरकोर्स करता है, सेक्सुअल ऑफेंस करता है, तो उसको बलात्कार माना जाता है। यदि ऐसा नहीं है तो नहीं, उससे ऊपर की है तो नहीं माना जाता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे, हालांकि इसमें देखिए क्या हुआ था, जब आईपीसी था उसमें अगर 15 वर्ष लिखा हुआ था, लेकिन इसको अपडेट करके सुप्रीम कोर्ट ने 18 कर दिया था, लेकिन यहाँ पे उसको प्रकाशित नहीं किया गया था। इसमें 18 वर्ष किसमें कहा गया था, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का मामला था। इसमें क्या बोला गया था कि यहाँ पे जो 15 वर्ष लिखा हुआ है इसको क्या करना चाहिए, 18 करना चाहिए। तो 18 इसमें केस के माध्यम से तो हो गया था, लेकिन यहाँ पे अमेंडमेंट इस आईपीसी में नहीं हो पाया था, उसमें वहाँ पर 15 ही लिखा हुआ था। अब इसको क्या कर दिए गए 18 वर्ष से, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ, यानी कि अगर उसकी पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की है, उसके साथ अगर यहाँ पे उसका इंटरकोर्स करता है, सेक्सुअल ऑफेंस करता है, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, एक ऑफेंस माना जाएगा। और यदि उसकी पत्नी 18 से ऊपर की है तो फिर ये बलात्कार की कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा, ये ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी स्वयं की पत्नी है और 18 से कम की है तो उसके साथ भूल कर भी ये ना करें। आ गई बात समझ में? तो ये है आपका, यानी कि 18 वर्ष तो पहले भी हो चुका था आईपीसी में 2017 से ही, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अब यहाँ पे ऑफिशियली इसको कर दिया गया। अब बात करते हैं पनिशमेंट की। अब अभी तो आपने देखा कि रेप कैसे होता है, किन कंडीशन में होता है, ठीक है, उसके स्पष्टीकरण क्या थे, अपवाद क्या थे। अब बात करते हैं कि धारा 64 जो आपका 376 लगता था, अब वो कैसे हो गया है,
इसमें जो पहला क्लॉज है वो क्या कहता है, जो कोई उपधारा 2 में उपबंधित मामलों के सिवाय। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन और दे देता है। एक एक्सेप्शन क्या देता है कि ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, अब ये सेकंड वाले पॉइंट में अगर कोई यहाँ पे बलात्कार फॉल करता है तो फिर यहाँ पे सेकंड वाले के हिसाब से होगा। यानी कि अगर इस सेकंड वाले में मामला नहीं आता है तो अगर कोई भी व्यक्ति बलात्कार करता है, कोई रेप करता है किसी का, तो उसको कम से कम 10 वर्ष की सज़ा होगी। कम से कम यहाँ पे पनिशमेंट है। नॉर्मल यहाँ पे बलात्कार की बात करता है तो ये 10 वर्ष की होगी और अधिकतम ये आजीवन कारावास तक, वो भी कठोर कारावास। साथ ही साथ आप पे जुर्माना भी लगाया जाएगा। यानी कि बलात्कार के मामले में 10 वर्ष से नीचे की सज़ा है ही नहीं। हाँ, कुछ एक आध और सेक्शन है, ठीक है, जिसमें अगर मैरिड थे, ठीक है, 2 लोग विवाहित थे, उसके बाद उनका सेपरेशन हो गया बाय डिक्री, ठीक है, डिक्री के माध्यम से अलग हो गए, फिर भी वहाँ पे उन्होंने किया तो उसमें कुछ कम सज़ा है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा विवाह वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था, उसके बाद यहाँ पे बलात्कार किया जाता है तो 10 वर्ष कम से कम है और साथ ही साथ आजीवन कारावास दिया जा सकता है, कठोर कारावास और जुर्माने से भी। अब दूसरी कैटेगरी क्या कहती है? दूसरी कैटेगरी बात करती है कि आपकी अगर किसी की अभिरक्षा में हो, ठीक है, कोई जैसे ए नाम की कोई महिला है, ये किसी अभिरक्षा में है। किसकी अभिरक्षा में? मान लीजिए कि किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में है, या फिर केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा आयोजित किसी सशस्त्र बलों के सदस्य हैं। सशस्त्र बल में कौन आता है? आपका सेना, नौसेना, वायुसेना, इनकी अगर कस्टडी में कोई महिला है, उनके साथ अगर रेप होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको कैटेगरी वाइज देखते हैं। पहला क्या कहता है? पुलिस अधिकारी होते हैं उसकी अभिरक्षा में बलात्कार, यानी कि अगर कोई पुलिस अधिकारी है या फिर पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में होते हुए किसी पुलिस के द्वारा वहाँ पे क्या किया जाता है, महिला के साथ बलात्कार किया जाता है, तो यहाँ पे उसको कितनी सज़ा मिलेगी? उसको यहाँ पे सज़ा मिलेगी कम, जो 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो आजीवन कारावास तक होगा, जिससे उस व्यक्ति को शेष प्रकृति जीवन काल के लिए कारावास। अब आपको यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होना चाहिए कि सर यहाँ पे तो पहले नंबर में भी यहाँ पे कम से कम 10 साल है, आजीवन कारावास है, कठोर कारावास है। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि 10 वर्ष से कम नहीं होगा, आजीवन कारावास यहाँ भी है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है कि उसकी शेष प्राकृत जीवन के लिए कारावास। इस पर कोई सस्पेंशन नहीं होगा, किसी भी तरह का कुछ भी यहाँ पे उसकी सज़ा में कमी नहीं की जाएगी। यहाँ पर की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर लिखा है शेष उसकी प्राकृत जीवन काल के कारावास के ले जाएगी, अगर उसका मामला सिद्ध हो गया है तो यहाँ पर ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। शेष उसका जितना जीवन है पूरा काल कोठरी में गुजारना पड़ेगा। लेकिन कब? जब वो मामला बलात्कार कहाँ पे हुआ है? किसी की अभिरक्षा में होते हुए हुआ है, यानी कि महिला किसकी? किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में थी। अब पुलिस अधिकारी का मतलब क्या होता है? पुलिस अधिकारी का वही मतलब होगा जो पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार है। 1861 में इसमें जो परिभाषा बताई गई हुई पुलिस की, उसी के अनुसार यहाँ पे पुलिस अधिकारी माना जाएगा, ठीक है। और उस पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी के साथ, महिला के साथ बलात्कार होता है तो यहाँ पे इस सेकंड क्लॉज के माध्यम से यहाँ पे सज़ा मिलेगी उसको। दूसरा कहता है कि अगर लोक सेवक या उसकी अभिरक्षा में है या फिर उसके अधीनस्थ लोक सेवक द्वारा उसके बलात्कार किया जाता है, केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा अभियोजित सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा अगर बलात्कार किया जाता है। सशस्त्र बल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे स्पष्टीकरण नंबर का है, इसी का स्पष्टीकरण नंबर का क्या कहता है? सशस्त्र बल का अर्थ है नौसेना, सैन्य बल, वायुसेना या विधि द्वारा गठित अर्धसैनिक बल, यानी विधि के द्वारा किसी अर्धसैनिक बल का गठन किया गया है या सहायक बल उनको नियुक्त किया गया है जो केंद्र या राज्य सरकार के नियंत्रण में है, ठीक है। यानी ऐसे सशस्त्र बल के सदस्य जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में होंगे या फिर राज्य सरकार के नियंत्रण में, अगर उनके द्वारा ऐसा बलात्कार का अपराध किया जाता है, उनकी कस्टडी में रहते हैं और उनकी कस्टडी में रहते हुए उनके द्वारा बलात्कार किया जाता है, तो यहाँ पे सेकंड क्लॉज के माध्यम से यहाँ पे सज़ा मिलेगी जो कम से कम 10 वर्ष की होगी और अधिकतम आजीवन कारावास, शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विधि द्वारा स्थापित किसी जेल, प्रेषण गृह या अभिरक्षा में, यानी कि यहाँ पे अगर किसी जेल में महिला है, प्रेषण या रिमांड होम है या फिर अभिरक्षा में है, किसी अन्य की अभिरक्षा में महिला या बालकों संस्था कर्मचारी होते हुए बलात्कार करेगा। अब यहाँ पे किसी की अभिरक्षा में होने का मतलब क्या होता है? अभिरक्षा में होने का मतलब कि उनकी छत्र छाया में आप हो। जैसे अगर आप क्या करते हो, हॉस्पिटल में हो, ठीक है, हॉस्पिटल में डॉक्टर की अभिरक्षा में होते हो, डॉक्टर की देख रेख में होते हो, ठीक है। डॉक्टर कह देते हैं कि आप बाकी लोग बाहर जाएं,
ठीक है, तो आप किसकी परीक्षा में हो उस टाइम तो डॉक्टर की परीक्षा में। अब डॉक्टर क्या करेगा, मान लीजिए उसके बलात्कार कर दिया तो उसके लिए भी यहाँ पे सजा है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे ई नंबर का किसी अस्पताल के कर्मचारी या प्रबंध तंत्र के द्वारा किया जाता है ऐसा। ठीक है, महिला के नातेदार, संरक्षक या अध्यापक अथवा उसके न्यासी या प्राधिकारी की हैसियत वाले व्यक्ति, यानी कि महिला का कोई नातेदार है। आजकल तो ये हो ही रहा है क्या, ठीक है, किसी का चाचा यहाँ पे बलात्कार कर रहे हैं, किसी का मामा कर रहा है, किसी का भाई कर रहा है। यहाँ पे हर तरह के यहाँ पे किसी पे भरोसा नहीं रह गया है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे जोड़ दिया गया है कि नातेदार हों, चाहे संरक्षक हों, अध्यापक, यानी कि अगर आपका टीचर है, टीचर के क्या होता है, एक वैश्वासिक संबंध होता है यहाँ पे कि आप उसके विश्वास पे रहते हो कि उसके साथ आप सुरक्षित रहोगे। लेकिन फिर भी अगर वो ऐसा करें तो फिर क्या होगा, फिर भी तो उसके लिए यहाँ पे सज़ा है। ठीक है, उसके बाद अगर सांप्रदायिक हिंसा अगर हो रही है, पंथी हिंसा हो रही है, ठीक है, पंथी हिंसा का मतलब कि किसी एक धर्म समुदाय की हिंसा हो रही है और उसमें किसी महिला के साथ ऐसा बलात्कार किया जाता है, उसके दौरान किसी गर्भवती महिला के साथ किया जाता है, यानी पता है कि आपको कि वो गर्भवती महिला, फिर भी आप उसके साथ बलात्कार करते हो। ऐसी महिला जो सम्मति देने में असमर्थ है। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था 7 कंडीशन में, तो उसमें क्या था कि अगर महिला जो है अपनी सम्मति देने में संसूचित करने में असमर्थ है तो फिर वहाँ पे अगर उसके साथ बलात्कार होता है तो उसके कंडीशन में यहाँ पे मिलेगा सज़ा। उसके बाद नेक्स्ट आता है किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभाव रखने वाले व्यक्ति द्वारा मानसिक शारीरिक निःशक्त से ग्रसित महिला, यानी कि कोई बीमारी है, ठीक है, वो चल फिर नहीं सकती है या फिर वो बोल नहीं सकती है, उसके साथ अगर आप ऐसा करते हो, ये सारी कंडीशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, तो इतनी सज़ा मिलेगी आपको। ठीक, कम से कम 10 साल। अब उसके बाद आप देखोगे इसमें एक अमेंडमेंट आया था आईपीसी के, जब लागू, अभी भी लागू है, आईपीसी में से अमेंडमेंट था 376AB। उसमें क्या कहा गया था कि कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें बलात्कार के लिए दंड वहाँ पे बढ़ाया गया था। अब इसको कहाँ कर दिया गया, धारा 65 में कर दिया गया BNS के। अब यहाँ पे 2 चीज़ें बताता है। अगर मान लीजिए जिसके साथ यहाँ पे बलात्कार किया जा रहा है वो, उसकी एज यानी पीड़िता की एज अगर 16 वर्ष से कम है या फिर 12 वर्ष से कम है, तो यहाँ पे इन दोनों कंडीशन में अलग अलग सज़ा बताई गई है। यानी कि अगर जिसके साथ बलात्कार किया जा रहा है उसकी उम्र 16 वर्ष से कम आयु की है तो उसके पनिशमेंट कितने मिलेगी, यानी जिसने रेप किया कितनी पनिशमेंट मिलेगी, कठिन कारावास होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कम से कम 20 साल का सज़ा होगी। 20 साल से कम की तो सज़ा हो ही नहीं सकती है इसमें, अगर 16 वर्ष से कम आयु की महिला है। ठीक है, जिसमें आजीवन कारावास भी हो सकता है, जिससे उस व्यक्ति शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए और जुर्माना भी, मतलब इसमें कोई सस्पेंशन नहीं, कोई यहाँ पे भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे आजीवन कारावास, जब तक आप जियोगे, जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आप कहाँ रहोगे, जेल में ही रहोगे, पहली चीज़। ठीक है, कठोर कारावास होगा, कम से कम 20 साल की सज़ा। उसके बाद यहाँ पे जो जुर्माना लगाया जाएगा, जुर्माना के जो पीड़िता है उसके मेडिकल जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके खर्चे के लिए और उसके पुनर्वास के लिए यहाँ पे दे दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे, अगर 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार के, महिला का मतलब क्या होता है, महिला का मतलब कोई भी हो सकता है, किसी भी आयु की हो सकती है, यानी कि अगर 5 साल की भी उसको भी यहाँ पर महिला बोला जाता है। महिला और पुरुष में यहाँ पर डेफिनेशन में देखा था कि महिला और पुरुष किसको कहा जाएगा, तो यहाँ पे महिला का मतलब किसी भी एज की आयु, कोई किसी भी आयु की महिला हो सकती है। तो अगर यहाँ पे 12 वर्ष से कम आयु की महिला है तो उसके साथ क्या होगा, कठिन कारावास जो कम से कम 20 साल, आजीवन कारावास या उस शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए, और जुर्माना या मृत्युदंड। ठीक है, अभी आपने देखा 16 वर्ष से कम आयु की है लेकिन 12 वर्ष से अधिक की है तो वहाँ पे मृत्युदंड नहीं था, लेकिन यहाँ पे अगर जैसे ही 12 वर्ष से कम आयु की ये महिला होती है उसके साथ अगर बलात्कार होता है, ठीक है, तो वहाँ पे मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। और इसमें जो जुर्माना होगा वो पीड़िता के खर्चों के लिए भी दिया जाएगा और उसके पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन के लिए भी यहाँ पर नियोजित होगा, यानी उसको दिया जाएगा यहाँ पे। परंतु एक और जोड़ा गया है कि इस धारा के अधीन, यानी उपधारा के अधीन आरोपी जुर्माना का संदाय पीड़िता को किया जाएगा, यानी जुर्माना जो लगाया जाएगा वो पीड़िता को दे दिया जाएगा। ये हो गई आपकी 16 वर्ष से कम आयु के बालक होंगे, ये पीड़िता हो गई, या फिर 12 वर्ष से, तो 12 वर्ष वाले में मृत्युदंड है और 16 वर्ष से कम आयु वाले मृत्युदंड नहीं है, आजीवन कारावास है। उसके बाद आती है आपकी एक धारा 376A। ठीक है, और जो यहाँ पे BNS में कर दिया गया है, धारा 66 में कर दिया गया है। BNS और IPC कंपेरिजन करते सही कंपेरिजन के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है, कौन सा सेक्शन कहाँ था और अब कहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए, जब बलात्कार होता है, किसी के साथ रेप किया जा रहा है ना,
तो वहाँ पे क्या है कि पीड़िता की मृत्यु हो जाती है, या फिर आप ऐसे लगातार उसके साथ बलात्कार करते हो, एक के बाद एक करते हो, ठीक है, अभी किया फिर कुछ देर बाद कर दिया, कुछ देर बाद वहाँ पे किडनैप करके रखे हुए, ठीक है, उसकी जो विकृतशील दशा हो जाती है, बिल्कुल लाचार से हो जाती है, न चल सकती है, कहीं जा सकती है, उसको इतना दर्द हो रहा, ठीक है, तो यहाँ पर भी मृत्यु दंड तक का भी यहाँ पर पनिशमेंट है। यानी कि धारा 64 की उपधारा 1 व 2 के दंड नहीं किसी है, यानी ऊपर हमने पढ़ा, देखिए धारा 64 की जो उपधारा 1 और 2 है के दंडनीय किसी अपराध को करता है यदि, ठीक है, तो ऐसे अपराध के दौरान अगर ऐसी क्षति पहुंचाएगा जिससे महिला की मृत्यु हो जाती है, यानी कि जैसे आप निर्भया कांड देखते हो, निर्भया कांड जो हुआ था उसमें क्या किया गया था, उसको काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाई गई थी। उसके बाद भी कई मामले आए जहाँ पे अभी हाल ही में एक शायद कंफर्म तो नहीं बट ऐसा लगता है कि राजस्थान का ही है, ठीक है, ऐसा उसमें देखा था मैंने न्यूज़ में, राजस्थान की थी, उस महिला के साथ क्या किया गया, बलात्कार किया गया, उसके साथ उसको जला भी दिया गया था, यानी जिंदा थी। अब सोच के देखिए उसको कि वो जिंदा है, जली हुई है पूरी, उसके साथ रेप हुआ है, तो किस कंडीशन में होगी, किस दशा में होगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसी कंडीशन की जाती किसी के द्वारा, तो वहाँ पे उसको कम से कम 20 साल की सज़ा या फिर आजीवन कारावास, जिससे उसके शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए हो सकती है, इसमें मृत्यु दंड भी दिया जाएगा। आ गई बात समझ में कि अगर उसको क्षति, आप तो रेप ने तो किया ही किया है, साथ में उसको क्षति भी पहुंचा रहे हो, ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आता है आपका 376B का मामला आता था आपके आईपीसी में, जो अब कहाँ पे आ गया है, धारा 67 में आ गया, यानी 67 में आ गया है। अब धारा 67 क्या कहता है, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण महत्वपूर्ण, यानी कि पति के द्वारा अपने पत्नी के साथ यहाँ पे सेक्स किया जा रहा है या फिर यहाँ पे लैंगिक कृत्य किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसको वो पृथक रह रही है, वो महिला जो है वो उस पुरुष से, अपने जो उसके पहला जो पति था उससे काफ़ी दिनों से अलग रह रही, काफ़ी सालों से अलग रह रही है, या फिर किसी डिक्री के अधीन वह रहती है, उससे अलग रहती है, फिर भी अगर वो उसका पति आके उसके साथ ऐसा करता है, इंटरकोर्स करता है, तो वहाँ पर उसको 2 वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी, जो 7 वर्ष तक की सज़ा होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी कि कम से कम यहाँ पे 2 वर्ष तक की सज़ा है। अब यहाँ पे कम से कम 2 वर्ष क्यों, क्योंकि उसका तो हस्बैंड रह चुका है, वो उसके साथ हो चुका है, ठीक है, उसके साथ ये सब पहले भी कर चुका है, ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे 2 वर्ष से कम का नहीं होगा, जो 7 वर्ष तक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये कब होगा, जब वो पृथककरण के दौरान यहाँ पे मैथुन किया जाता है, इंटरकोर्स किया जाता है, तब वो भी उसके पति के द्वारा, यानी जो उसके पहले पति था, ठीक है, या तो डिक्री का डिवोर्स हो गया होगा या फिर किसी अन्य कारण से वो अलग रह रहे होंगे। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका 376C, जो आपका धारा 68 BNS में आ गया है। इसमें कहता है प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन किया जाता है, यानी कि किसी की अभिरक्षा में है और वैश्वासिक संबंध में है आप, जैसे आप जाते हो, ए नाम का महिला है, ये जाती है अपने मामा के यहाँ, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल मामा नहीं, कोई भी यहाँ पे रिलेशन ले लीजिए। अब यहाँ पे अगर वो जाएगी तो अगर उसके रिश्तेदार है तो अपने आप को सेफ महसूस करेगी, वैश्वासिक संबंध है उसका कि यहाँ पे इतने सेफ तो रहूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर उसके प्राधिकार में भी है और वहाँ पे उसके साथ ऐसा होता है, या फिर किसी लोक सेवक के पास गई है, या फिर किसी जेल प्रेषण की अभिरक्षा में है, अधीक्षक या प्रबंधक द्वारा किया जा रहा है, अस्पताल प्रबंध तंत्र कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है। अब ये कैसे किया जा रहा है, यहाँ पर मैथुन करने के लिए उत्प्रेरित किया जा रहा है, उत्प्रेरित किया जा रहा है, या फिर इस वैश्वासिक संबंधों का दुरुपयोग किया, उसके विश्वास में है और उसके विश्वास का ये गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। और ये बलात्कार की कोर्ट में नहीं आती, क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सब तो पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार अभी, ठीक है। ये जो हम अभिरक्षा वाला देखा था, तो ये अभिरक्षा वाला कहाँ देखा था, ये जो आपका सेक्शन 64 था वहाँ पे हमने देखा अभिरक्षा में। लेकिन अब यहाँ पे जो धारा 68 है ये भी बात करता है, लेकिन ये तब बात करता है जब इसके लिए उत्प्रेरित किया जाए उसको, ठीक है, महिला को, उस वैश्वासिक संबंध, जो विश्वास का संबंध है उसको तोड़ते हुए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसके साथ यहाँ पे मैथुन किया जा रहा है, उसके साथ इंटरकोर्स किया जा रहा है, लेकिन वो बलात्कार की कोर्ट में नहीं आता है, तो उसको क्या होगी, कठोर कारावास होगा, जो कम से कम 5 वर्ष का होगा,
किंतु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, साथ ही साथ जुर्माने से भी होगा। आगे बात समझ में, ये है आपका सेक्शन 68। अब बात करते हैं, इसमें स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण नंबर 1 क्या कहते हैं, मैथुन के अंतर्गत धारा 63 के खंड का से घा तक का कोई कृत्य अप्रेत है। अब यहाँ पे जो इंटरकोर्स हो रहा है, इंटरकोर्स जो हो रहा है यहाँ पे मैथुन हो रहा है, तो जो आप सेक्शन 63 पढ़े थे, ठीक है, सेक्शन 63 में वहाँ पे आपने देखा था खंड ए से लेकर बी तक, जो मैंने इंग्लिश में बताया था कि कोई पेनिट्रेट करता है उसकी वजाइना में, माउथ में, रेक्टरा में, ठीक है, नाश में, या फिर इंसर्ट करता है कोई ऑब्जेक्ट, ये जिसको डिजिटल रेप बोला जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती है उसी में ये इस मैथुन का मतलब कहलाएगा। यानी कि रेप वही का मतलब वही होगा, यानी मैथुन का मतलब भी वही होगा, रेप का मतलब भी वही होगा जो आपने सेक्शन 63 में पढ़ा था। आगे भी समझ में। उसके बाद स्पष्टीकरण नंबर 2 कहता है कि धारा 63 का स्पष्टीकरण 1 इस पे भी लागू हो जाएगा। यानी कि जो सेक्शन 63 था, सेक्शन 63 का जो एक्सेप्शन नंबर 2 था, वो क्या कहता था कि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ करता है, ये जो 18 वर्ष से कम आयु की है, तो वो भी बलात्कार माना जाएगा, वो भी इस पे लागू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो यहाँ पे नई धारा जोड़ी गई थी, प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि द्वारा प्रयोग करके मैथुन किया जाता है। यानी कि किसी को धोखा देने के उद्देश्य के साथ किसी के महिला के साथ क्या किया जाता है, यहाँ पे मैथुन किया जाता है। अगर ए नाम का व्यक्ति है, ये बी से क्या कहता है, ठीक है, ये बी महिला है, ठीक है, ए पुरुष है। ए कहता है कि एक काम करते हैं, मैं तुमसे विवाह करूँगा, ठीक है, इसको धोखा देने का उद्देश्य है ए को कि भाई इसके साथ फिजिकल हो जाऊंगा, ठीक है, यहाँ फिजिकल रिलेशन बना लूँगा, लैंगिकृत हो जाएगा, इसके बाद इसके छोड़ दूंगा, शादी वादी करूँगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे विधिपूर्ण साधनों द्वारा या फिर महिला को विवाह के वचन देकर, यहाँ पे अगर इसके साथ मैथुन किया जाता है ना, जो बलात्कार की कोर्ट में नहीं आता, तो इसको 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, साथ ही साथ जुर्माने से। अब प्रवंचनापूर्ण जो साधन है, प्रवंचनापूर्ण साधन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे जो आपको स्पष्टीकरण बताया गया है, इसमें स्पष्टीकरण इसमें क्या कहता है कि जो प्रवंचनापूर्ण का मतलब क्या होता है कि आपने किसी को ऐसे उत्प्रेरित किया कि आपने कहा कि मैं तुम्हारी क्या कर दूंगा, जॉब लगवा दूंगा, अच्छी जगह यहाँ पे नौकरी लगवा दूंगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने उससे बोली। ये विधिपूर्ण साधन थी है। साधन क्या है, आप विधिपूर्ण साधन, प्रवंचनापूर्ण साधन का मतलब क्या हुआ कि आपने उससे क्या बोला कि उसकी आप नौकरी लगवा दोगे, लेकिन आप उसके साथ क्या करोगे, सोना पड़ेगा, आप उसके साथ आपको फिजिकल होना पड़ेगा, ये सब ये आपने बोला, ठीक है। तो ये अगर बोल के आप इसके साथ मैथुन करते हो, इंटरकोर्स करते हो, तो यहाँ पे सहमति तो है, बी की भी सहमति, क्योंकि इसकी नौकरी चाहिए अच्छी खासी। अब ये भी इसके साथ चली जाती है ए के साथ, तो वही यहाँ पे क्या होगा, इसलिए यहाँ पे कम सज़ा है, 10 वर्ष तक की सज़ा है, और जुर्माना से भी है। अगर यहाँ पे रेप के लिए चार्जेस यहाँ पे लगाया जाता है, तो 69 यहाँ पे आ जाएगा कि प्रवंचनापूर्ण साधन के आदि के द्वारा क्या किया जा रहा है, इंटरकोर्स किया जा रहा है। उसके बाद आता है धारा 70। धारा 70 देखिए जो है वो आपको 3 सेक्शन, जो आपका आईपीसी का 376D, 376DA और 376DB, जो गैंग रेप के बारे में बात करता था, अब वो आ गया है आपका धारा 70 में। अगर गैंग रेप की बात आती है तो आपके 70 लगेगा, यानी धारा 70 लग जाएगी। तो यहाँ पे पहला खंड क्या कहता है कि जहाँ किसी महिला से एक से अधिक, ठीक है ना, यानी कि एक तो होगा नहीं, गैंगरेप कब होगी, जब एक से अधिक होंगे, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके या सामान्य आशय के अग्रसर करने में। सामान्य आशय मैंने बताया था धारा 3 के उपधारा 5 में अब हो गया है, पहले धारा 34 में था आईपीसी का, ठीक है। तो ये जो आपके सामान्य आशय उनका क्या होगी, भाई उनका रेप करेंगे। एक महिला आती है यहाँ पे, इनका प्लानिंग क्या था कि यहाँ से एक महिला डेली यहाँ से निकलती है, ठीक है, इसको यहाँ से इस 5 बजे शाम को निकलती है, इस टाइम पे यहाँ पे कोई भी नहीं होता, इसको क्या करें, किडनैप करेंगे, यहाँ पे ले जाएंगे। यहाँ पे इनका क्या है, वो सामान्य आशय क्या हो गया, उनको किडनैप करके ले जाना है, उसके साथ बलात्कार करना है। अब यहाँ पे क्या किया, उनको सामान्य आशय अग्रसर करते हुए उस जो समूह गठित किया गया है उनके द्वारा क्या किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, उसके द्वारा सामूहिक बलात्कार किया जाता है। तो उसको क्या होगा, कठिन कारावास, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो आजीवन कारावास था, जिससे उसके शेष प्रगत जीवन काल के कारावास और जुर्माना भी होगा। और जो जुर्माना लगाया जाएगा वो उसके खर्चे पुनर्वास के लिए नियोजित होगा, उसके खर्चे के लिए दे दिया जाए, जो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होगा उसमें दे दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ, ठीक है। लाइक करो और बताओ कब समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना।
अब यहाँ पे दूसरी चीज़ यहाँ पे कहता है कि जहाँ एक या अधिक व्यक्ति द्वारा समूह गठित करके या सामान्य आशय को अक्षय करने में कार्य करते हुए 18 वर्ष से कम आयु की महिला। अभी हमने देखा कि जो रेप हो रहा था, गैंग रेप हो रहा था, 18 वर्ष से ऊपर की आयु की महिला के साथ हो रहा था। अब अगर 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ होगा ना, तो सज़ा तो वही रहेगी। इसमें बस एक सज़ा और जोड़ दी गई है, मृत्युदंड। तो मृत्युदंड भी इसमें दिया जा सकता है अगर 18 वर्ष से कम आयु की है तो। उसके बाद नेक्स्ट आता है जुर्माना, जो है वही चीज़, सेम चीज़ कि अगर जो जुर्माना लगाया जाएगा अभियुक्त पे, वो पीड़िता के चिकित्सीय खर्चे में यूज होगा, उसके रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बता दी गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है 376E, एक सेक्शन था, यानी कि अगर ए नाम का व्यक्ति, इसको रेप के लिए एक बार पनिशमेंट दी जा चुकी है, अब भाई सज़ा काट के आ गया, ये दोबारा वही सज़ा वही चीज़ कर रहा है, फिर से जाके किसी का रेप कर दिया। तो यहाँ पे सेक्शन वही है जो आईपीसी में थी, बस यहाँ पे ये चेंज कर दिया कि यहाँ पे पहले धारा 76 वगैरह लिखा हुआ था, अब यहाँ पे क्या कर दिया, धारा 64, 65, 66 या 70 के अधीन अगर पूर्व में दंडित किया जा चुका है वह व्यक्ति, तो उसके बाद अगर अपराध करता है, वही अपराध करता है, यही अपराध, कौन सा अपराध, जो धारा 64, 65, 66, 67 में उसको पूर्व में दंडित किया जा चुका है, तो उसके लिए क्या सज़ा है, आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड। ठीक है, ये दो तरह की सज़ा है, दो तरह सज़ा से नीचे कोई सज़ा है ही नहीं। अगर पुनरावृत्ति करता है, फिर से किसी का एक बार करके सज़ा काट चुका है, फिर से अगर किसी का रेप करता है, तो यहाँ पे कितना सज़ा मिल जाएगी उसको, मृत्युदंड से दंडित किया जा सकता है या फिर आजीवन कारावास से। आई बात समझ? अब ये हो गया। अब एक चीज़ और देखिए, जब आप देखते थे धारा 228A, धारा 228A जो है वो बात करता था आईपीसी में कि अगर कोई रेप के मामलों को कोई भी उजागर नहीं करेगा, उसकी जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, उसके ना तो नाम का उजागर करेगा किसी पेपर में, ना तो प्रकाशन करेगा, ना ही उसके एड्रेस को प्रकाशन करेगा, किसी भी तरह की चीज़ों को। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बता दिया गया धारा 72 में कि कतिपय अपराधों, यानी कि कुछ अपराध से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उसकी पहचान को प्रकट नहीं किया जाएगा, यानी उसकी जो भी पहचान है, जहाँ रहती है, ये सब प्रकट नहीं किया जाएगा, मुद्रित या प्रकाशित नहीं किया जाएगा। मुद्रित का मतलब ना तो छापेगा, ना ही उसको प्रकाशित करेगा, यानी बेचेगी किसी को प्रकाशित करके। तो ये चीज़ यहाँ पे बता दी कि यदि ऐसी पीड़िता, यानी पीड़िता कौन होगी, कौन सी पीड़िता, जिसके विरुद्ध धारा 64 से 71 के बीच का अपराध हुआ है। धारा 64 से 71 के बीच का अपराध कौन सा है, वही पूरा बलात्संग का मामले हैं, यानी कि गैंग रेप भी हो सकता है, यहाँ पे आपके 12 वर्ष से कम आयु वाले भी मामले हो सकते हैं, 16 वर्ष से कम आयु वाली मामले भी हो सकते हैं, सभी तरह के यहाँ पे मामले आते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई पीड़िता है, ठीक है, तो वहाँ पर ना तो उसके नाम का, ना ही कोई अन्य बात का मतलब ना तो उसके एड्रेस का, ना उसके पिता का नाम, ना कुछ भी यहाँ पे ना तो मुद्रित किया जाएगा, ना ही प्रकाशित किया जाएगा। और अगर ऐसा कोई करता है, अगर ऐसा कोई करे, तो उसके लिए सज़ा कितनी है, 2 वर्ष तक की। अगर कोई पेपर वाले छापते हैं तो 2 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माने से भी दंडित किया जाता है। ये हो गया। अब यहाँ पे उधारा 2 का विस्तार, उधारा 1 का विस्तार कहाँ पे नहीं, यानी कि अगर कहीं पर मुद्रित प्रकाशित कर दिया गया किसी के द्वारा, तो कब ये पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन बताए गए हैं, 3 कंडीशन। पहला तो अगर पुलिस थाने का बाहर साझा कर दिए, वो लिखता है, उसका नाम वगैरह लिखता है, भाई वो तो पुलिस अधिकारी लिखेगा ही, आप उसके साथ रिपोर्ट करने गए हो। अन्वेषण अधिकारी जो विवेचक होगा वो भी लिखेगा, सद्भावनापूर्वक ये कार्य कर रहे हैं, इनके द्वारा अगर ऐसा मुद्रित या प्रकाशित किया जाता है तो उसके लिए कोई यहाँ पे अपराध नहीं है। पीड़ित व्यक्ति के या उसके लिखित प्राधिकार से, अगर कोई पीड़ित है, अगर वो बोल देती कि हाँ चलो ठीक है लिख दो, या फिर उसका लिखित कोई प्राधिकार है, उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या किया सकता, छापा जा सकता है। ये सद्भावनापूर्वक हो गया, यानी गुड फेथ में। अब एक चीज़ बताओ, गुड फेथ कहाँ पे पढ़ा है हमने BNS में, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है। तीसरी चीज़, यदि पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है, यानी कि जिसके साथ रेप हुआ है उसकी मृत्यु हो गई, या फिर वह बालक है, बालक का मतलब चाइल्ड की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, कौन होता है चाइल्ड, तो ये हो गया। ठीक है। विकृत, वहाँ पे अगर पीड़ित व्यक्ति का कोई निकट संबंधी द्वारा उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है तो भी यहाँ पे ये अपराध नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो उसका निकट संबंधी है या उस
जो लिखित प्राधिकार दिया जा रहा है उसके निकट संबंधी द्वारा, वो किसको दिया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था को या फिर उस संगठन के अध्यक्ष या सचिव को ही देगा, अन्यथा ये किसी को ऐसा लिखित प्राधिकार नहीं दिया जाएगा। ये बात हो गई आपकी मुद्रित प्रकाशित करने की बात। नेक्स्ट आता है आपका धारा 72। धारा 72 क्या कहता है? ये नई धारा जोड़ी गई थी जो कहता है कि अगर न्यायालय की अनुमति के बिना, जो धारा 72 अभी हम में निर्दिष्ट किसी अपराध का मुद्रण या प्रकाशन करेगा, यानी कि जो ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 71 होगा, ठीक है। तो धारा 71 में हमने जो अपराध पढ़े कि इन अपराधों का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करना है, ठीक है, और न्यायालय उसकी अनुज्ञा अगर नहीं देता है और फिर भी आप अगर छापते हो 2 वर्ष की सज़ा होगी और जुर्माने से भी सज़ा होगी। लेकिन ये चीज़ यहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं हो जाएगी? यही चीज़ आपकी सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय अगर का निर्णय है और जजमेंट है सिर्फ रेप के मामले में, तो उसको यहाँ पे क्या नहीं किया जाएगा, उसके लिए पनिशमेंट नहीं दी जाएगी कि आपने इस रेप का जो जजमेंट दिया गया था इसको आपने क्या किया है, यहाँ पर मुद्रित प्रकाशित किया है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, इसके जो जजमेंट्स हैं रेप वाले, तो उसको प्रकाशित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे इसके निचले जो कोर्ट, हाई कोर्ट से निचले जो कोर्ट है, उनके यहाँ अगर ये सब मामला चल रहा है तो फिर वहाँ पर इसको प्रकाशित नहीं किया जाएगा, ठीक है, न्यायालय की अनुज्ञा के बिना। अगर अनुज्ञा दे दी जाती है न्यायालय द्वारा तो फिर प्रकाशित कर सकते हो। ये तो बात हो गई आपकी लैंगिक अपराध के बारे में। आई होप आपको पूरा का पूरा क्लियर आया होगा, समझ में आया होगा कि रेप के लिए कितनी सज़ा होगी, यहाँ पर उस रेप क्या होता है, कब कहलाता है रेप कि आपने रेप किया है, मैनर्स बता दिए गए हैं। इस अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। महिलाओं के विरुद्ध ये अपराध रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ होगी, यहाँ पे ये जो 73 है, ठीक है, सेक्शन 73 है, यहाँ पे 72 ही होगा, यहाँ पे सब करेक्ट है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। न्यायालय की अनुज्ञा के बिना ये कार्रवाई संबंधित मामले में अभी मैंने बता दिया, पूरा का पूरा सही है, बस यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होगी, सेक्शन 73 है ये, ठीक है।